क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 28 जनवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को डेली करंट अफेयर, उसकी पीडीएफ, डेली स्टडी प्लान, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और डेली जो है लाइव डाउट डिस्कशन हमारा 8 बजे शाम को होता है एंड मच मोर थिंग्स आर हैपनिंग ओवर हियर। तो आप लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करने के लिए वाला चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग 9650347272 पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। हमारे जो आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे। ठीक, तो चलिए इनको देख लेते हैं विस्तार से। देखिए, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्षेत्र में पहला जो टॉपिक है, नेशनल वोटर्स डे। ठीक, कब होता है? 25 जनवरी को। क्यों होता है भाई साहब? क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन का फाउंडेशन डे हुआ था 1950 में। ठीक, कुछ एक वैल्यू एडिशन भी अभी कराऊंगा आपका। ये 12वां संस्करण था नेशनल वोटर्स डे का, और 2011 से हम हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। ठीक, हमारे भारतीय संविधान में 2 आर्टिकल जो है आपके वोटर और वोटर्स से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 325 और आर्टिकल नंबर 326। ठीक, जरूर पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। और इसमें देखिए वही ऑब्जेक्टिव वही है कि भाई साहब लोग आएँ, वोटिंग करें, निष्पक्ष तरीके से करें, ना जात के ना धर्म के नाम पे करें, ये सारी चीज़ें। और सहभागिता जो साझेदारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग की हो, वोटिंग करें आके, यही इसमें जो है जागरूकता जो है बढ़ाई जाती है लोगों की। 2022 में जो नेशनल वोटर्स डे था, उसका थीम क्या था? मेकिंग इलेक्शन मोर इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक, देखिए कुछ यहाँ पे 1950 में जब 25 जनवरी में आपको ये पता चल गया कि भैया इलेक्शन कमीशन का फाउंडेशन डे हुआ था। 24 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने। 26 जनवरी को हमारा जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, 1950 में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है चालू हो गया था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये कुछ वैल्यू एडिशन है, हो सकता है पूछ ले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बताइए कालानुक्रम में कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी समझिए, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल है। अब देखो इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, पोर्टल यानी कि कुछ वेबसाइट है जो कि मॉनिटर कर रहा है, वहाँ पर मॉनिटर करके जो है डेटा वहाँ पे शो कर रहा है प्रोजेक्ट से संबंधित। ठीक, मिनिस्ट्री कौन सी है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक, अब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उन सबको इस पोर्टल के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। सिंपल सा है। ये पोर्टल आपका इन्वेस्ट इंडिया नाम से एक संस्था है, उसका एक यूनिक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। ठीक, संस्थागत जो है एक मैकेनिज्म बनाया गया है, जिसमें ये सुविधाजनक बनाया जाता है कि मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कोई भी उसमें अड़चन आती है तो उसका समाधान किया जा सके। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं वो 500 करोड़ के ऊपर के होने चाहिए और माइलस्टोन बेस्ड प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जाती है। मान लीजिए कोई एक रोड बननी है, ठीक, मतलब आपको एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ, 100 किलोमीटर लंबी रोड है, तो उसमें कर देंगे कि भैया हर माइलस्टोन जो है 10-10 किलोमीटर पे है। तो मतलब पहला माइलस्टोन, तो इसमें कितने 10 माइलस्टोन हो गया, तो पहला माइलस्टोन पूरा हो गया है, दूसरा तीसरा पूरा हो गया है। इस तरीके से उस पर डेटा आता रहेगा। तो माइलस्टोन बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है, 500 करोड़ के ऊपर का होना चाहिए। इन्वेस्ट इंडिया, इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रोजेक्ट वहीं सारे रोड, ट्रांसपोर्ट, हाईवे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पावर, ये सब के बारे में ये बताता है अपने पोर्टल पर। काफ़ी ज़्यादा लाख करोड़ों का यहाँ पर प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग कर रहा है। ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर वो किससे संबंधित हैं? लैंड एक्विजिशन यानी कि भूमि अधिग्रहण, 40% तो इसी संबंधित है। इसके अलावा राइट ऑफ यूज़ और राइट ऑफ वे, ठीक, अधिकार, रास्ते का अधिकार, उपयोग का अधिकार, ये 25% है। और जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज होते हैं, वन्य पर्यावरण और वन्यजीवी मंजूरी, ये 14% है। 2021 में ये माइलस्टोन बेस्ड मॉनिटरिंग जो है प्रोजेक्ट की, ये इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी पीएमजी के अंतर्गत। देखिए मेन उद्देश्य वही है, हम जब मॉनिटरिंग करते रहेंगे लगातार जो है देख रेख पर रहेगा, तो टाइम भी ख़राब नहीं होगा और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगेगी। इसके लिए ये पोर्टल कार्य में आता है। ठीक,
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी इशू संबंधित INS खुखरी। पहले से दिखाऊंगा फोटो। ठीक, देखो ये खुखरी है और ये जो है आपका एक युद्ध पोत है। ठीक, इसको कॉर्वेट बोलते हैं, कॉर्वेट्स। ठीक, CORVETTES है, कॉर्वेट है। और ये खुखरी क्लास का ही एक लीडिंग शिप है। ठीक, इसमें जो है सरफेस से सरफेस मार करने वाली मिसाइल भी लगी रहती है। और ये एक अकेला ऐसा मतलब वेसल है जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लीट दोनों में है। ठीक है ना, मान ली भारत के जो है वेस्टर्न साइड में भी ईस्टर्न साइड की दोनों फ्लीट में ये कॉर्वेट खुखरी क्लास वाला होता है। ठीक, अभी इसको हैंडओवर कर दिया गया ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन को 26 जनवरी को। इसको बनाया भाई साहब किसने? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है और कमीशन किया गया था 23 अगस्त 1989 में मुंबई को। 32 साल इसने कहा भाई साहब बहुत अच्छे से काम किया। अब इसको जो है डीकमीशन कर दिया गया था 23 दिसंबर को और इसका प्लान है दमन एंड दीव वाले जो है इसको एक म्यूजियम संग्रहालय बनाने की सोच रहे हैं। ठीक, हालांकि ये खुखरी जो है दूसरा था। इससे पहले जो खुखरी नाम से जो शिप था वो 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में खो गया था दीव के आसपास, दीव के कोस्ट के आसपास। ये दूसरा था जो फिर आपका 1989 में फिर आया था, कमीशन हुआ था। ठीक, याद रहेगा ना, खुखरी कॉर्वेट है ये जो रखना। वैसे हम लोग ने कल बोलार्ड पुल टग पढ़ा था। ठीक है ना, तो उसमें कौन से थे? बलवीर था, बलराम था, वीरन था। ठीक है ना, तो इस तरीके से याद रखना कि कौन सी कैटेगरी की बात हो रही, सबमरीन से है या फिर कॉर्वेट है, डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, क्या चीज़ है। ठीक, Our next topic is from General Studies Paper 3 सिक्योरिटी इश्यूज जीवन रक्षा पदक। देखो अब ये पदक है, अवार्ड है। ठीक, पहली बात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको देते हैं, अप्रूव करते हैं और अभी 2021 में ये 51 लोगों को दिया गया है। ठीक, इसकी 3 कैटेगरी है। देखिए इस तरीके से इसकी फ़ोटो मैंने बनाई है यहाँ पर, मतलब दिखाई है आप लोगों को। 3 कैटेगरी होती है जीवन रक्षक पदक की। सबसे ऊपर होती है सर्वोत्तम, फिर होती है उत्तम और फिर होता है जीवन रक्षक पदक। ठीक, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरे की जान बचाई हो उसको जीवन रक्षक पदक बोला दिया जाता है। जीवन रक्षक, जीवन का रक्षा करने वाली। एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि एक माँ होती है, उसको दिखता नहीं है, उसकी बच्ची जो है रेलवे ट्रैक पे गलती से गिर जाती है। वहाँ पे एक जो है लाइनमैन बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आता है, फिर उसको बचा लेता है, ट्रेन फिर निकल जाती है। ऐसे लोगों को मिलना चाहिए वाकई में। ठीक है ना, सिर्फ पेनलाइज ही नहीं करना चाहिए, लोगों को रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन भी जरूर होना चाहिए। तो यही अभी जो है इसको दिया गया है, 51 लोग को दिया गया ये। ठीक, जीवन रक्षक पदक। और इसमें डेकोरेशन ऑफ द अवार्ड, ये मेडिकल्स जो भी मेडल सर्टिफिकेट होता है ये यूनियन होम मिनिस्टर इस पे साइन करते हैं। ध्यान रखना, अप्रूव कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। लेकिन जो ये अवार्ड है इसको होम मिनिस्टर जो है साइन करके देते हैं। कुछ मॉनेटरी अवार्ड भी होता है, एक मुश्त अवार्ड इसमें दिया जाता है, पैसों का भी। और इसके बाद जो है अवार्डी को इन ड्यू कोर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट जिससे भी हैं उसको वहाँ पर दिया जाता है। ठीक, अच्छा, मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिया जाता है, ये और ध्यान रखना। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। देखिए इंडिया और फ्रांस। ठीक, वैसे आपको बता दूं इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक पहल चालू करी थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। याद है ना? ठीक, COP21 पेरिस में जब हुआ था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस चालू किया था। उसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने की बात चल रही है, कर रहे हैं इंडिया और फ्रांस। दोनों के यहाँ जो संस्थाएं हैं उनके बीच में समझौता ज्ञापन यानी कि MOU साइन हुआ है। कौन कौन से? आपका CSIR इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडिया की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की संस्था है, और फ्रांस की इंस्टीट्यूट पास्चर। ठीक, इन दोनों के बीच में सहयोग हुआ है हेल्थ रिसर्च के संदर्भ में। तो हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले कि भैया फ्रांस और भारत के बीच में भी रिसेंटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ जो है MOU साइन हुआ, किससे संबंधित है? हेल्थ रिसर्च से। स्टेट PC एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, UPSC, UPPSC, BPSC पूछते हैं इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हेल्थ से संबंधित है, तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बार बार रीइमर्ज हो रही हैं, जैसे आप कोरोना ही देख सकते हो। इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं कुछ जो है, मतलब वंशानुगत चलती रहती हैं, जेनेटिकली होती हैं। और इसमें फिर यह है कि इफेक्टिव यानी प्रभावशाली और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सोल्यूशन देने की बात करी जा रही है। आपका सिर्फ भारत के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे
वर्ल्ड के लोगों के लिए। ठीक, डेवलपिंग जो है करने की कोशिश की जा रही है, साइंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, नेटवर्क बढ़ाएं, ह्यूमन हेल्थ को भी जो है अच्छे से अच्छा करें। CSIR जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, 1942 में इस्टेब्लिश करी गई थी, तो इंडिपेंडेंस से पहले हुई। ये एक स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है और ये भारत की लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, ध्यान रहेगा ना। CSIR बहुत सारी मतलब ये बार बार न्यूज़ में आता रहता है, इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी इशूज संबंधित एक्सरसाइज पश्चिम लहर, इसके बारे में हम लोगों ने पहले करंट अफेयर में कवर भी किया था। ये जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, ये किसी भी कंट्री के साथ में नहीं है भारत की, भारत के अंदर ही आपकी भारतीय नौसेना हो, एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी और कोस्ट गार्ड, इनकी ही आपस में जो है ये एक्सरसाइज ये करते हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी देखते हैं एक दूसरे के साथ में, जो है कैसा क्या ऑपरेशंस कर पा रहे हैं, संचालन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो 20 दिन ये अभी जो है चली वेस्टर्न नेवल कमांड। ठीक, तो जैसे वेस्टर्न नेवल कमांड जो है वहाँ पर, और ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी समुद्री जो है एक्सरसाइज थी पश्चिम लहर। ठीक, पश्चिम लहर समझ लो समुद्र में उठती है तो पश्चिमी साइड में हो गई, नेवल एक्सरसाइज हो गई, और भारत के अंदर ही है। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ये सारे लोग करते हैं। 25 जनवरी को अभी ये कंक्लूड हो गई थी, और एक्सरसाइज में वेस्टर्न नेवल कमांड के जो है FOC ने पार्ट लिया था। इंट्रा थिएटर एक्सरसाइज है, मोबिलाइजेशन 40 से ज़्यादा शिप और सबमरीन सब ने यहाँ पे इसमें पार्ट लिया। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर 1 से संबंधित आर्ट एंड कल्चर में मिलेना साल्वीनी, ये एक जो है महिला थी, फ्रेंच एक्सपोनेंट। ठीक है ना, टीचर थी, इंडियन क्लासिकल डांस को सिखाती थी, इनकी अभी फोटो दिखाता हूँ आपको, और ये कथकली डांस करती थी। तो आप लोग के लिए आज होमवर्क है, देखिए ये है ये। ठीक, अभी 84 साल की थी जब इनकी अभी डेथ हो गई 25 जनवरी को। होमवर्क ये है कि आप लोगों को क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ना और ख़ास तौर पे कथकली के बारे में ज़रूर पढ़ना है। ठीक, कहाँ पे होता है, क्या फीचर्स होते हैं, मेन बस ज़्यादा घुसना नहीं है। अच्छा चलिए यहाँ पे सोर्स बता दे रहा हूँ मैं। सोर्स है सिर्फ और सिर्फ, मैं आप लोग बताऊँ आर्ट एंड कल्चर के लिए, एक तो NCERT है 11th क्लास वाली, और दूसरा CCRT। ठीक है ना, इसके अलावा और कोई कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, कोई बुक हो कुछ नहीं, यहीं से आने हैं क्वेश्चन तो यहीं से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें देखिए मिलेना साल्विनी जी जो है इनकी अभी डेथ हो गई, और ये कथकली डांस में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखती थी, दुनिया में इन्होंने कथकली को फैलाया भी, और इटालियन ब्रॉन थी लेकिन फ्रेंच एक्सपोनेंट थी। ठीक, टीचर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस थी। उन्होंने अपनी सर्विसेज जो है 2019 तक दी कथकली में, और इनको पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 1962 में, 1962 की बात हो रही है, साल्विनी जी ने 2 साल की स्कॉलरशिप जो है ऑब्टेन करी, ट्रेन किया कथकली में इन्होंने अपना केरला कलामंडलम में, फिर फ्रांस वापस गए, वहाँ से कई लोग को जो है कथकली सीखने के लिए भेजा भी यूनेस्को के अंतर्गत। इनका अभी देहावसान हो गया है। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ के क्षेत्र में जो है हमारा अगला टॉपिक जो है ओरल कैंसर। अब देखो साइंटिस्ट जो है हमारे वो काम आसान कर रहे हैं कि जिनके कैंसर हो रहा है, ओरल मौखिक कैंसर हो रहा है, तो वो आसानी से पता चल जाए और जल्दी पता चल जाए, ताकि उनका जो है उपचार हो सके। ठीक, ऐसी नौबत ना आ जाए कि वो फिर ज़्यादातर क्या होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते, और जब तक समझते हैं पता चलता है तब बहुत देर हो जाती है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है, IIT खड़गपुर के, उन्होंने एक पोर्टेबल, मतलब जैसे मोबाइल हाथ में लिए रहते वैसे ही यूज़र फ्रेंडली, बहुत आसान है यूज़ करना, नॉन इन्वेजिव डिवाइस है जो कि ओरल कैंसर को डिटेक्ट कर लेगा ऐसी जगहों पे जहाँ पे क्लिनिकल सेटिंग में ज़्यादा मतलब नहीं है जगह रिसोर्सेस, लेकिन उपकरण नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ की जगहों के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब है। एक्सपर्ट जो है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च इन वेस्ट बंगाल ने कई सारे क्लिनिकल ट्रायल जो थे, जो ये इन्होंने डिवाइस बनाई थी IIT खड़गपुर वालों ने, उस क्लिनिकल ट्रायल को इन्होंने सुपरवाइज किया। पर्यवेक्षण कौन था? गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज वाले। और फिर उन्होंने फिर बाद में एस्टेब्लिश किया कि हाँ भैया एफिकेसी काफ़ी अच्छी है और जो है काफ़ी अच्छी प्रभावशालिता है इसकी। और उन्होंने कहा कि कैंसर, प्री कैंसर सब कुछ ये पहले ही बता देता है स्टैंडर्ड बायोप्सी रिपोर्ट से कि जितना ही है लगभग। ठीक, और ये जो रिसर्च हुई थी ये अभी एक USA की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज है, वहाँ पे इसको पब्लिश भी किया गया था। अच्छा, ये काफ़ी सस्ता है, हैंड हेल्ड इमेजिंग डिवाइस है, इमेज दिख जाती है, स्क्रीन करता है ओरल कैंसर यानी कि मौखिक कैंसर को एंड प्री कैंसर बेस्ड ऑन मेजर्ड चेंजेस इन द ब्लड फ्लो रेट।
ब्लड फ्लो रेट में क्या चेंज हो रहा है उससे ये लोग पता लगाते हैं। इमेजिंग डिवाइस है, सस्ती है, ठीक। ब्लड फ्लो रेट जो है उसमें घट रहा है कि बढ़ रहा है टिश्यू में, ठीक। फ्रॉम थर्मल इमेजिंग, थर्मल इमेजिंग मतलब ये होता है कि गर्म होगा तो लाल दिखने लगता है, ठीक है ना, ठंडा होगा तो हरा दिख रहा है, तो इस तरीके का। और फिनेलिटिक्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मौखिक कैंसर वाला जो चेक करने वाली डिवाइस है वो थर्मल इमेजिंग करती है और ये चेक करती है कि जो रक्त का प्रवाह है टिश्यू में वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, रेट उसका दर क्या है, ठीक। उसके अनुसार जो है बताते हैं कि भैया मौखिक कैंसर है या होने वाला है या हो चुका है, वॉट। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर सिमुलेशन फिर निकाल के वही एनालिटिक करके और फिर उस डेटा से निकालते हैं सारी चीज़ें। आपको ये पता होना चाहिए कि कैंसर जो है ओरल कैविटी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में, जिसमें कि लोगों की मृत्यु हो जाती है। सोशली चैलेंज जो लोग हैं, अनडिजर्व्ड जो कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय हैं, जो गरीब समुदाय हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इसका जो है मार होती है ओरल कैंसर की। ज़्यादा आप लोगों ने देखा वो पुड़िया उड़िया खाते रहते हैं, कैंसर हो जाता है। और सिगरेट विगरेट पीते हैं तो देयर इज़ एन 80% चांस ऑफ ऑन एवरेज ऑफ ए 5 year सर्वाइवल रेट इफ़ ए डायग्नोज अर्ली। अगर जल्दी डायग्नोज हो जाएगा भाई साहब तो 80% चांस है कि बच जाए, ठीक। और अगर लेट होता है तो 65% तक चांस गिर जाता है ये। और रियलिटी में देखा जाए तो ज़्यादातर ओरल कैंसर अनडिटेक्टेड रहते हैं जब तक वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टेज तक ना पहुंच जाए। तो ये काफ़ी बड़ा एक जो है आविष्कार हो सकता है, हो रहा है, ठीक। जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस संबंधित अगला जो हमारा टॉपिक है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है, FCRA, ठीक। और इससे क्वेश्चन आएंगे मेंस में पूछ सकता है। एनजीओ जो गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उससे संबंधित है। देखिए एक लॉ है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। पता चल रहा है कि विदेशी कुछ योगदान हो रहा है, उसको विनियमित करना है यानी कि रेगुलेट करना है। उसके अकॉर्डिंग भाई साहब हमारे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है। अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जो है एनजीओज को ये FCRA के अंतर्गत ख़त्म कर दिया गया उनका रजिस्ट्रेशन, कि भाई साहब तुमको जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाएगा, ठीक। तो कई लोग जो है 6000 कुछ एनजीओ जो है पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है भाई साहब, आपको कुछ अगर अपनी समस्या है तो उसका निवारण आप करवाना है तो आप गवर्नमेंट के पास जाओ, हमारे पास मत आओ, ठीक है ना। पहले यू शुड अप्रोच ओवर देयर। तो FCRA के बारे में समझ लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। FCRA इनेक्ट किया गया था इमरजेंसी का जब टाइम था 1976 के टाइम पे। और फॉरेन पावर्स जो है ये देखा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में। तो और ये एनजीओ के जरिए जो है वो लोग खूब पैसा इनमें भर के और एक हथियार बना रहे हैं इंडिया के खिलाफ। तो इस समय ये ऐसा एक्ट लाया गया था कि उनके ऊपर जो है थोड़ा सा रेगुलेशन लगाया जाए फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक। और ये एक्सप्रेस जो है किए भी गए थे इस तरीके के कंसर्न, चिंताएं 1969 में भी। और ये लॉ यही सॉर्ट करता है कि भाई साहब फॉरेन डोनेशन जो इंडिविजुअल को मिल रहा है, एसोसिएशन को मिल रहा है, वो मतलब इस तरीके का हो कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के मूल्य हैं वो बने रहें, उसको कोई तोड़ने मोड़ने की कोशिश ना करे, ठीक है ना। जैसे ग्रीन पीस का पीछे जो है कहा गया था कि ये भारत के खिलाफ काम कर रहा है, एनवायरमेंटल एनजीओ है, तो ये चीज़ है। और यूपीए गवर्नमेंट जो 2010 की थी उसने कुछ इसमें संशोधन किया था, कंसोलिडेट किया था लॉ को, फिर इसमें प्रोहिबिट कर दिया था कई सारी एक्टिविटीज़ जो डेट्रीमेंटल थी नेशनल इंटरेस्ट के लिए। और फिर इसको फिर से अभी अमेंड किया गया था 2020 में। और इसमें जो है गवर्नमेंट ने और ज़्यादा कंट्रोल टाइट कर दिया था भैया एनजीओ के ऊपर जिनको फॉरेन फंड्स मिलते थे, जैसा मैंने अभी बताया ग्रीन पीस वाला एग्जाम्पल। और ब्रॉडली FCRA रिक्वायर, ये एक्ट ये बताता है कि कोई भी जो है व्यक्ति हो या फिर एनजीओ जो कि फॉरेन डोनेशन चाहता है उसको पंजीकृत करना पड़ेगा FCRA एक्ट के अंतर्गत। वही चीज़ मैंने बताई ना शुरुआत में। और उनको फिर एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसी बैंक अकाउंट में ही फॉरेन फंड्स आ सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, क्या बैंक होगा उसी में आएंगे, ठीक, दिल्ली वाले में। और यूटिलाइज करेगा उस फंड को सिर्फ उसी पर्पस के लिए जिसके लिए रिसीव किया गया। पता चला इन्वायरमेंटल के लिए रिसीव किया गया और पॉलिटिकली जो है कैंपेन करवा रहे हैं वो। तो ये अच्छी चीज़ है, इस तरीके की विनियमन तो रेगुलेशन तो होना ही चाहिए। फिर उनको अपना एनुअल रिटर्न यानी कि IT इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, और वो ये पैसा किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी और एनजीओ को, ठीक है ना, कि लो भैया तुम हमारे पास तो बहुत पैसा तुम ले लो, तो ये चीज़ नहीं होगी।
और द एक्ट प्रोहिबिट द रिसिप्ट ऑफ फॉरेन फंड्स बाय द कैंडिडेट। अच्छा, कौन कौन से लोग हैं जिनको ये फॉरेन नहीं मिल सकता कंट्रीब्यूशन? जैसे कि कोई इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, जर्नलिस्ट है, न्यूज़पेपर, मीडिया, कंपनीज, जजेस, सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, ठीक, कोई एमपी एमएलए है, पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस बेयरर है, पॉलिटिकल नेचर का है, तो उसको नहीं मिलेगा भाई साहब। ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसमें एक एक चीज़ आपको बताई है, ताकि जो है उसमें कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में, आप आसानी से धड़ल्ले से उसको कर लें। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी से संबंधित आप समझ सकते हैं, पद्मा अवार्ड, या फिर इसको जो है आप जनरल स्टडीज पेपर 1 में भी ले सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर से। तो इसमें देखिए पद्मा अवार्ड्स अभी कई लोग को दिए गए हैं, हम लोग उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो कि ज़रूरत है जिनकी, और आ सकते हैं एग्जाम में, यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जाम के अनुसार। पहली बात तो ये भाई साहब कि प्रेसिडेंट ने अभी अप्रूवल दे दिया कि 128 पद्मा अवार्ड दिए जाएंगे। 2 लोगों को जो है, 2 अवार्ड ऐसे होंगे इसमें जो 2 लोगों को दिए जाएंगे, डुओ केस इसको बोलते हैं। तो अवार्ड, अब इससे हमें मान लीजिए एग्जाम में पूछता है कि पद्मा अवार्ड क्या 2 लोग को भी दिया जाएगा और उसको एक गिना जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस जो लिस्ट 128 पद्मा अवार्ड की आई है उसमें 4 तरीके की, 4 जो है पद्म विभूषण दिए गए। मैंने आप लोगों को बताया भारत में सबसे ऊपर, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ठीक, तो पद्म, ये तीनों की कैटेगरी में 128 जो है अभी अवार्ड दिए गए। 4 जो है पद्म विभूषण में दिए गए, 17 पद्म भूषण में दिए गए और 107 पद्मश्री अवार्ड दिए गए। कुछ लोग ने मना भी किया है, वेस्ट बंगाल के लोगों ने, कि हमको नहीं चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ है। खैर, तो 34 जो अवार्डी थे इसमें वो विमन थी और 10 पर्सन ऐसे थे। अब देखो ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि क्या पद्मा अवार्ड क्या फॉरेनर को दिया जाता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तभी मैंने अब ये नया चालू किया आप लोग के लिए कि ये क्यों बना दूंगा, तो वहाँ से ये जो है आपको पता चलता है कि कहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके के। तो फॉरेनर, एनआरआई को दिया जा सकता है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये तो अब एक ही हो गया। और 13 जो है लोग को इस बार पोस्टमसली भी अवार्ड दिया गया, यानी कि मरणोपरांत भी। ठीक, तो ये सारी कैटेगरी में पूछा है, तो बिल्कुल। पद्म विभूषण देख लेते हैं किसको इसको दिया गया है। देखिए पहला तो है प्रभा आत्रे, ठीक, आर्ट के क्षेत्र में। श्री राधे श्याम खेमका, पोस्टमसली इनको दिया गया लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में। जनरल बिपिन रावत, पोस्टमसली इनको दिया गया मरणोपरांत, अभी इनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर वाले इंसिडेंट में। सिविल सर्विसेज के लिए दिया गया है, ध्यान रखना, डिफेंस मत कर देना मेरे भाई, वहाँ पर लिखेगा इन डिफेंस नहीं। कैटेगरी जो है पद्म अवार्ड के जो कैटेगरी उसके अनुसार सिविल में दिया गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और श्री कल्याण सिंह जी, इनको पोस्टमसली जो है पब्लिक अफेयर्स में दिया गया। ये 4 याद रख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी कई सारे हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पद्म भूषण गुलाम नबी आज़ाद जी, अपोजिशन पार्टी के तो उनको दिया गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरे एक भट्टाचार्य जी थे, ये बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, तो इन्होंने मना कर दिया है। ठीक, ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी के हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या पॉलिटिकल वो चल रही है। ये देखिए दुओ कौन कौन है, उनको मैंने हाईलाइट किया जो कि पूछा सकता है। कृष्णा अल्लाह और सुचित्रा अल्लाह, ये डुओ थे। अच्छा, सत्य नडेला आपने नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट वाले। सुंदर पिचई आपका अल्फ़ाबेट गूगल वाले। ठीक, इन सबको दिया गया है। साइरस पूनावाला, साइरस पूनावाला कौन है भाई साहब? आधार पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ, जिन्होंने कोविशील्ड बनाई, मतलब कोविशील्ड बनाई, उसके सीईओ हैं, उनके पिताजी हैं साइरस पूनावाला। ठीक, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। बाकी वशिष्ठ त्रिपाठी, लिटरेचर एजुकेशन, आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। ये दोनों ही बस आपको पढ़ने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। 107 कौन याद कर पाएगा यार? पद्मश्री अवार्ड, हाँ, जैसे पद्मश्री अवार्ड मान लीजिए जैसे आप यूपी की तैयारी कर रहे हो, तो यूपी के अगर कोई हैं तो उनको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ में आज का हम लोग सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दिया करो यार, फ्री है एकदम। ठीक है ना, कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ आपको जो है लोगों को, ताकि ये एजुकेशन मिशन जो हमारा क्वालिटी और ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को सिलेक्शन कराने का जो हमारा मिशन चल रहा है उसको बढ़ावा देना, ये आपका अपना चैनल है। चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक लिए आप लोग लेते हैं अलविदा। लेकिन आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपके साथ हम लगातार रहते हैं कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।